लेकिन स्पेशली जो लाइन से होता है आर्टिकल 52 से लेकर 62, कम से कम आपको 10 आर्टिकल तो लाइन से याद ही होने चाहिए। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। बताइए आर्टिकल 62 में क्या है? 52 में सचिव राष्ट्रपति का पद है। 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। और राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। आर्टिकल 53 में क्या है? शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बाद 54 में क्या है? चुनाव निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा इनके। हाँ। और 55 में कोटा। कोटा का मतलब यहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, समझ गए ना। कोटा का मतलब है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। कार्यकाल 56 में कार्यकाल 5 से 6 नहीं हो सकता कार्यकाल। निर्वाचन और 5 7 2 दोबारा निर्वाचन मतलब पुनर्निर्वाचन। 58 में योग्यता, फिर शर्तें, योग्यता के बाद शर्तें, फिर शपथ, उसके बाद 60 शपथ। फिर महाभियोग। बताइए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 61 में महाभियोग। बताइए महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर किस सदन से लागू की जा सकती है? किसी भी सदन से। किसी भी सदन से। और महाभियोग किन 2 स्थितियों में लगाया जाता है? यहाँ पर राष्ट्रपति की पद रिक्ति। पद रिक्ति या पद मुक्ति? पद रिक्ति, ठीक है। आपको ये 2 आर्टिकल तो एकदम मतलब यहाँ से 52 से लेकर के 62 तक पूरा एकदम लाइन से याद होना चाहिए। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 इतना पूरा का पूरा। समझ गए ना। सुनिए भाई, आज आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल नंबर 63। क्योंकि आर्टिकल नंबर 63 हम आपको ऐसे बता दिए थे कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन और कौन कौन सी शक्ति है राष्ट्रपति की, उसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 53 में। तो आर्टिकल 53 शुरू करते हैं। ये ठंडी आ गई अभी, ठंडी चढ़ा दो। बोर्ड को भी जाड़ा लग रही है, चपक रहा है। पहले हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे नीली पेन दे ये वाली का क्या है? नीली प्याली कर रही है। कोमल। देखो आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल नंबर 63 में बोला है कि कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 53 होगा। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती है जिसका प्रयोग वो स्वयं नहीं करता है बल्कि अपने मंत्रिपरिषद के द्वारा कराता है। तो इसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं? नंबर 1 कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, इंग्लिश में इसे कहेंगे एग्जीक्यूटिव पावर। तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति का मतलब क्या होता है? इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो संसद भवन होता है इसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इस संसद भवन में रहने वाले लोगों को, देखो ध्यान से, संसद भवन में रहने वाले लोगों को सांसद कहा जाता है। इसका मतलब चाहे लोकसभा का व्यक्ति हो चाहे राज्यसभा का, दोनों का दोनों सांसद होगा, ठीक है। इसमें 545 होते हैं, इसमें 245 होते हैं। और ये सबके सब सांसद तो कहलाते हैं, लेकिन इनमें से जो व्यक्ति मंत्री बन जाता है, भाई लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी मंत्री बन सकता है। लोकसभा या राज्यसभा से जो भी व्यक्ति मंत्री बन जाएगा उसे कार्यपालिका का भी मेंबर कहा जाता है, कार्यपालिका। बाकी जितने सांसद लोग होते हैं इन्हें कहा जाता है विधायिका का मेंबर।
मैंने आपको एक दिन कार्यपालिका और विधायिका पढ़ाया था ना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, शुरुआत में ही। तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना। अब आप लोग बताइए, क्या कार्यपालिका में केवल मंत्री लोग आएंगे? और भी आ सकते हैं, जैसे मंत्री को सहायता देने वाले सचिव भी आएंगे, और सचिव की सहायता करने वाले ऑफिसर्स भी आएंगे। हाँ, और इनके लिए जो नीचे सिपाही वगैरह एम्प्लॉय जो होते हैं, कर्मचारी, जितने लोग होते हैं, काम करने वाले जितने लोग हैं, गवर्नमेंट जितने भी हाँ, हम सबको कहते हैं कार्यपालिका। क्या कहते हैं? कार्यपालिका। और इसी में मंत्री जी भी आते हैं। और विधायिका हम उसे कहते हैं जो कानून बनाते हैं, जैसे सांसद। और सांसद भाई केंद्र में तो सांसद, राज्यों में विधायक, यही लोग कानून पारित कराते हैं, तो इन्हें हम विधायिका कहते हैं। समझ गए ना? यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कार्यपालिका संबंधी शक्ति। सुनिए ध्यान से, कार्यपालिका संबंधी शक्ति का मतलब क्या होगा? कार्यपालिका संबंधी शक्ति, तो कार्यपालिका का मतलब समझ रहे हैं, जितने लोग काम करने वाले होते हैं, जैसे मंत्री भी काम करते हैं, उनके जो सचिव होते हैं वो भी काम करते हैं, ऑफिसर्स लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं, जितने काम करने वाले लोग हैं उनके संबंध में जो काम किया जाएगा वो शक्ति कहलाएगी कार्यपालिका संबंधी शक्ति। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मंत्री बनाना है, तो ये मंत्री बनाना क्या ये विधायिका का काम थोड़ी है? विधायिका का काम नहीं है। मंत्री अगर बनाया जा रहा है तो मंत्री कोई काम करेगा आगे चल के, तो मंत्री कार्यपालिका का मेंबर है, इसीलिए ये शक्ति कार्यपालिका संबंधी शक्ति हो जाएगी। जैसे मंत्री की नियुक्ति करना हुआ, मतलब किसी भी प्रकार की नियुक्ति अगर केंद्र में करनी है तो वो नियुक्ति कार्यपालिका संबंधी शक्ति कहलाती है, किसी भी प्रकार की नियुक्ति। तो पहला हो जाएगा नियुक्ति। अब नियुक्ति तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति बहुत से लोगों की करते हैं, जैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं, तो राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री सांसद भी होता है, सांसद होने के साथ साथ मंत्री भी होता है। भाई मंत्रियों में ही बड़ा मंत्री होता है, इसीलिए तो प्रधानमंत्री कहते हैं। तो अगर मंत्रियों की नियुक्ति की जा रही है, इसका मतलब वो कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्री, देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, या सीएजी की नियुक्ति करना। सीएजी समझ रहे हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वर्तमान समय में गिरीश मुर्मू है। कौन है? गिरीश मुर्मू। और किसकी नियुक्ति करना? जैसे एजी की नियुक्ति करना, एजी मतलब अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की भी नियुक्ति करना मतलब कार्यपालिका संबंधित काम किया जा रहा है। यहाँ पर एम वेंकट रमणी, समझ गया ना? तो चाहे प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाए, चाहे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाए, सीएजी की नियुक्ति की जाए, एजी की नियुक्ति की जाए, या चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाए, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करना, जितनी भी नियुक्ति होती है। अब ये लोग नियुक्त हो गए तो कुछ ना कुछ काम करेंगे कि नहीं? अगर काम करेंगे तो ये कार्यपालिका के हैं, और आलसी ऐसे होके बैठे रहेंगे तो समझ लो कार्यपालिका नहीं है। समझ गए कि नहीं? अब बताओ, चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाएगी तो वो काम करेगा कि नहीं? बताओ, वर्तमान समय में चुनाव आयोग कौन है? राजीव कुमार। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना हो, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना हो, और सीएजी की नियुक्ति करना हो, एजी की नियुक्ति करना हो, चुनाव आयोग की नियुक्ति करना हो, या वित्त आयोग की नियुक्ति करना हो, जितनी भी नियुक्ति करना हो वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। एनके सिंह, देखो हर प्रकार की केंद्र सरकार के द्वारा, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र में जितनी भी प्रकार की नियुक्ति की जाती है, सारी की सारी नियुक्ति कार्यपालिका के संबंध में आएगी। क्यों? आप समझिए, अगर ये लोग नियुक्त हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम करेंगे कि नहीं? जो काम करता है उसी को हम कहते हैं कार्यपालिका का मेंबर। ये सब काम करेंगे भाई। कोई चुनाव आयोग बना दिया जाएगा तो चुनाव करवाएगा। जैसे वित्त आयोग की नियुक्ति की जाएगी तो राज्यों में जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसका 43% वापस ले लिया जाता है, तो वित्त आयोग हो गया। ऐसे एजी, अटॉर्नी जनरल, भारत का जो मतलब भारत सरकार का जो सबसे बड़ा वकील होता है उसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। सीएजी, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो आपसे कभी कभी यही सब पूछा जाता है कि बताइए राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो यहाँ पर मैंने सारी नियुक्ति लिख दी है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना हो राष्ट्रपति करेंगे। कोई भी मंत्री, जैसे रेलवे मंत्री, कपड़ा उद्योग मंत्री, कोई भी मंत्री नियुक्त करना हो
केंद्र में अगर नियुक्ति करना है तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, और सीएजी की नियुक्ति करना हो राष्ट्रपति करेंगे, एजी की नियुक्ति करना हो राष्ट्रपति करेंगे, चुनाव आयोग की नियुक्ति करना हो राष्ट्रपति करेंगे, वित्त आयोग की नियुक्ति करना हो राष्ट्रपति करेंगे। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार में जितने भी बड़े बड़े पद की नियुक्ति की जाती है सब राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, समझ गए कि नहीं। और ये नियुक्ति करना इनकी कार्यपालिका संबंधी शक्ति, क्योंकि ये लोग नियुक्त होके जाएंगे तो कुछ ना कुछ काम करेंगे, समझ गए ना। अब इन्हें नियुक्त कर दिया गया है तो इन्हें शपथ भी तो दिलाया जाएगा, शपथ वही सुप्रीम कोर्ट शपथ दिलाया जाएगा कि नहीं भाई। जिसको नियुक्त कर दिया गया है उससे शपथ दिलाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है नियुक्ति वाले में कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करता है। यहाँ पर लिख के हम काट दे रहे हैं, उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करता है। अब उपराष्ट्रपति को क्यों नहीं नियुक्त करता है? क्योंकि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है कि नहीं। मैंने जब आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाया तो मैंने बताया कि 4 लोगों का निर्वाचन कराता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद और विधायक। तो भाई उपराष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा है तो इनकी नियुक्ति कैसे होगी? समझ गए कि नहीं। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती। आपको इसको एकदम गांठ बना के रखना है अपने मन में। हाँ बिल्कुल, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। अच्छा लिखे नहीं क्या? न्यायमूर्ति CGI, राज्यपाल की भी नियुक्ति बिल्कुल सही, राज्यपाल। इन सब की भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति है। बताइए वर्तमान समय में CGI कौन है? 50वें CGI हैं DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़। तो हम साथ साथ में आपको नाम भी बता दे रहे हैं ताकि आपको करंट वाली बातें पता रहे कि वर्तमान समय में कौन क्या है। एजी वर्तमान समय में M वेंकट रमणी है, और चुनाव आयोग राजीव कुमार है, वित्त आयोग MK सिंह है, 15वें वित्त आयोग हैं, और CGI DY चंद्रचूड़ है, ये 50वें नंबर के हैं। और राज्यपाल तो हर जगह अलग अलग होते हैं, किसको बताएं? राज्यपाल राज्य चुनाव आयोग नहीं बिल्कुल नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल का किसी भी तरीके का इलेक्शन नहीं होता है। राज्य चुनाव आयोग नहीं, राज्य चुनाव आयोग तो ये ग्राम प्रधान उदान वाला होता है। मैंने आपको बताया क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 4 लोगों का चुनाव कराती है, बाकी जो बचा तो राज्य वाले, जैसे प्रधान का चुनाव थोड़ी ना कराएगी। राज्य चुनाव आयोग नहीं, राज्य चुनाव आयोग नहीं कराती है। नियुक्त कौन करता है? राज्य, ये तो राज्य वाला मामला है ना। राज्य वाले में राज्यपाल नियुक्त करेंगे, और कौन नियुक्त करेगा बताओ? केंद्र सरकार में, भाई केंद्र सरकार में नियुक्ति जो मुख्य चुनाव आयोग हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो राज्य में वैसे राज्यपाल करेंगे कि नहीं, जब वहाँ पर पढ़ाएंगे उसको बता देंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो इतनी नियुक्ति हो गई। अब इतनी जब नियुक्ति हो गई है तो इनको शपथ भी तो दिलाया जाएगा। UPSC क्या कराते हैं, क्या कराते हैं? हाँ बिल्कुल सही, UPSC का भी कराते हैं। चलो ढूंढ के ला रहा है लड़का। UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति बिल्कुल सही। इतनी नियुक्ति आपको एक साथ याद रखनी है, बाकी राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ नहीं बचेगा कि राष्ट्रपति इतने लोगों को नियुक्त करते हैं, समझ गए ना। अब नियुक्त करे हैं तो कुछ लोगों को ये शपथ भी दिलाते हैं, तो शपथ दिलाना भी क्या है, इनकी कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अब जैसे शपथ किसको दिलाएंगे? PM को शपथ दिलाते हैं, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, प्रधानमंत्री इनके सामने आके शपथ लेते हैं, अन्य मंत्रियों को नियुक्त शपथ दिलाते हैं, अन्य मंत्रियों को। राष्ट्रपति AG को, CAG को, राज्यपाल के सामने, राज्यपाल इनके सामने शपथ नहीं लेते हैं। राज्यपाल लेते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ, इनके सामने शपथ नहीं लेते हैं। तो देखो आपको याद करने का तरीका पता होना चाहिए कि कार्यपालिका का मतलब काम करने वाले लोग, ये जितने लोग नियुक्त किए गए हैं सब कुछ ना कुछ काम करते हैं कि नहीं अपने क्षेत्र में। प्रधानमंत्री भाई अपना काम करते हैं, मंत्री लोग अपने क्षेत्र में काम करते रहते हैं, CAG अपना काम करते हैं, AG लोग अपना काम करते हैं, चुनाव आयोग अपना काम करता है, वित्त आयोग अपना काम करता है। जितने लोग हैं सब लोग काम करने वाले हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कार्यपालिका से संबंधित। और शपथ का मतलब समझ गए हैं, जैसे नियुक्त किया जाएगा तो शपथ भी दिलाया जाएगा ना, उन्हें पद की शपथ दिलाया जाएगा, और जो गोपनीयता होती है गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है। तो नियुक्ति करना और शपथ दिलाना कैसी शक्ति है? कार्यपालिका संबंधी शक्ति। और समझिए, नियुक्त कर दिया, शपथ दिला दिया, अगर हटाना हो तो हटाना हो तब भी तो इन्हीं की शक्ति होगी, क्योंकि अगर ये नियुक्त कर रहे हैं तो हटाएंगे भी, तो हटाने वाली शक्ति भी इनकी है। पद से हटाना, पद से
किसी को अगर पद से हटाना हो, मान लीजिए कोई मंत्री गड़बड़ काम कर रहा है और उसे पद से हटाना है, तो पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति ही तो सिग्नेचर करते हैं, अंतिम सिग्नेचर राष्ट्रपति करते हैं। तो पद से हटाना हो या सिग्नेचर करना हो, अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति अंतिम हस्ताक्षर। अब यहाँ पर अंतिम हस्ताक्षर दो तरीके का होता है। अंतिम हस्ताक्षर कैसे दो तरीके का होगा, सुनिए। जैसे मान लीजिए आपकी नौकरी लगने वाली है और नौकरी तभी तक नहीं लगेगी, तब तक नहीं लगेगी जब तक राष्ट्रपति मान लीजिए सिग्नेचर ना करते हो, और सिग्नेचर नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं लगेगी। अब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप काम करने जाओगे, कार्यपालिका के मेंबर बनोगे। तो जब किसी के पद पर सिग्नेचर किया जाता है कि हम आपको बनाते हैं ये वाला मंत्री, लीजिए सिग्नेचर करके दे दिए, तो किसी के पद पर जब हस्ताक्षर किया जाता है तो वो आता है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। लेकिन मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक पारित हुआ और विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया, तब उन्होंने सिग्नेचर किया, तो वो सिग्नेचर और ये सिग्नेचर एकदम अलग है। वो सिग्नेचर वहाँ पर कार्यपालिका से नहीं है, वो विधायिका से संबंधित है, और यहाँ पर कार्यपालिका से किसी के पद पर। तो आपको चार बातें याद रखनी है इसमें। नियुक्त करना कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, शपथ दिलाना कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, किसी को उसके पद से हटाना कार्यपालिका संबंधी शक्ति, और किसी के पद पर अंतिम हस्ताक्षर करना भी कार्यपालिका संबंधी शक्ति। तो ये चार प्रकार की कार्यपालिका संबंधी शक्ति होती है। वैसे होने को तो बहुत होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है ये पहली वाली है, क्योंकि इससे आपको ये पता चल गया कि राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त करते हैं। समझ गए ना, नोट कीजिए। देखिए, व्यवस्थापिका संबंधी, व्यवस्थापिका का संबंध आप सीधा संसद भवन से समझिए। जो भी मामला संसद भवन से रिलेटेड होगा उसे हम व्यवस्थापिका के अंतर्गत रखेंगे। जैसे राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में तथा राज्यसभा में, लोकसभा तथा विधानसभा में SC/ST के लिए सीटों को आरक्षित कर देते हैं। आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 के तहत SC/ST की सीटों का आरक्षण। अब बताओ, ये संसद भवन में ही तो किया जा रहा है। यस सर। अगर लोकसभा विधानसभा के लिए राष्ट्रपति खुद कर रहे हैं तो ये संसद भवन से रिलेटेड है, इसीलिए इसे कहा जाता है व्यवस्थापिका। ये व्यवस्था बना रहा है, ये कार्य नहीं करा रहा। अब बताओ, किसी SC/ST की क्षेत्र की नियुक्ति कर दी गई तो कौन सा काम किया जा रहा है भाई? ये तो राष्ट्रपति ने अपना काम कर दिया, लेकिन जिसकी नियुक्त किया वो थोड़ी ना काम कर रहा है। तो ये लोकसभा और विधानसभा में SC/ST के सीटों का आरक्षण दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? आरक्षण। अभी आपको पता है कि लोकसभा में 91 सीटें आरक्षित होती हैं, 80 लोग उस पर चुनाव लड़ेंगे। अभी महिलाओं वाला आरक्षित कर दिया गया 33% पूरा, और मध्य प्रदेश सरकार ऐसी जिसने 50% आरक्षित कर दिया है। सरकारी नौकरी किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी है, 50% वो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, सिर्फ जंगल वाला छोड़ के। मध्य प्रदेश पुलिस मतलब वन विभाग में महिलाएं नहीं जाएंगी, वन रखाना है तो पुरुष जाएंगे, बाकी हाँ। इसको याद करके रखिएगा कि लोकसभा में 330 के तहत और विधानसभा में 332 के तहत राष्ट्रपति SC/ST के सीटों का आरक्षण करता है। ठीक है, और क्या करता है? आपको पता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंग्ल समुदाय के लोगों को नियुक्त किया जाता था ना। यस सर, किया जाता था, इन्हें नियुक्त किया जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अब 2 व्यक्तियों को मनोनीत नहीं किया जाता है, समझे कि नहीं? पहले लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, देखो यहाँ पर सबको काम करने के लिए बुलाया जा रहा है, मतलब लोकसभा हो, यहाँ पर लोकसभा में, विधानसभा में, संसद भवन से रिलेटेड काम हो रहा है। अभी तक जितना काम हो रहा था वो लोग खुद काम करते, जिनको नियुक्त कर दिया जाता था वो लोग काम करते थे। अब यहाँ पर लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था एक नॉर्मल सांसद के रूप में।
तो ये संसद से संबंधित शक्ति है, इसे व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति कहेंगे। आपको पता है कि राज्यसभा में भी नियुक्ति की जाती है, 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ये राष्ट्रपति ही करते हैं। ये भी कैसी शक्ति है? व्यवस्थापिका। ये लोग व्यवस्था बनाएंगे कि नहीं? तो लोकसभा में 2 की नियुक्ति की जाती थी, भाई फिलहाल इनकी नियुक्ति की जाती है अभी भी। ये वाला खत्म कर दिया गया है, आंग्ल भारतीय समुदाय वाला खत्म कर दिया गया है। और कौन सा काम? जैसे वित्त आयोग की नियुक्ति कर दी गई है, तो वित्त आयोग जो है ये पैसा लेकर के आएंगे, जितना पैसा इकट्ठा होता है ये सब यही लेकर के आएंगे। व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति में स्पेशली आपको ये देखना है, लोकसभा में 330 के तहत, विधानसभा में 332 के तहत SC ST का आरक्षण, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को नियुक्त किया जाता था, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा रद्द कर दिया गया। वर्तमान समय में कितना संविधान संशोधन है? 106। वही महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, और जब अभिभाषण देना है लोकसभा में, तो अभिभाषण देना भी राष्ट्रपति का काम है। यहाँ पर संसद भवन से रिलेटेड ये शक्ति है, अभिभाषण देना राष्ट्रपति का काम है। और जैसे अगर ज्वाइंट सेशन बुलाना है, ज्वाइंट सेशन का मतलब हिंदी में कहेंगे संयुक्त अधिवेशन। अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाना है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति, आर्टिकल 108 के तहत। अब देखो ये जितना भी रिलेटेड मामला है सब संसद भवन से है। अगर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा तो संसद भवन में, अभिभाषण दिया जाएगा तो संसद भवन में, अगर राज्य 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा तो संसद भवन में, लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय को नियुक्त किया जाता था ये भी संसद से रिलेटेड। बाकी लोकसभा, देखो ये विधानसभा वाला थोड़ा अलग हो जाता है, विधानसभा वाला एक्चुअली राज्यपाल से होता है, लेकिन अब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं इसलिए साथ में बता दिए हैं कि आर्टिकल 330 में लोकसभा में SC ST का सीटों का आरक्षण दिया गया है, इसीलिए मतलब कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई कि उस पर केवल SC और ST चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे ही विधानसभाओं में किया गया है आर्टिकल 332 के तहत। ये फिलहाल अलग बात है, लेकिन यहाँ पर देखें अगर इसको छोड़ करके सारा मामला संसद भवन से ही तो है, तो ये कैसी शक्ति हो गई? व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति। तो आप 2 शक्ति समझ गए होंगे, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। कार्यपालिका का मतलब होता है कि जिनकी नियुक्ति की जाए और वो लोग काम करें। जैसे चुनाव आयोग की नियुक्ति की गई तो क्या करेगा? संसद भवन में बैठा रहेगा, वो तो जाएगा अपना काम कराएगा, भाई इलेक्शन करवाएगा। जैसे CAG की नियुक्ति कर दी गई तो CAG क्या करेगा? अपना काम करेगा। AG की नियुक्ति कर दी गई, अपना काम करेंगे। तो इनका संबंध संसद भवन से नहीं है, ये बाहर काम करने वाले हैं। लेकिन अभिभाषण देना हो संसद भवन में दिया जाएगा, ज्वाइंट सेशन बुलाना हो संसद भवन में दिया जाएगा। सर भाषण सही कर दीजिए, 66 अभिभाषण। और फाइनल, अगर कोई बिल तैयार हो जाता है और उस बिल पर अंतिम हस्ताक्षर करना है, अंतिम हस्ताक्षर वो भी किस पर? बिल पर। जब तक राष्ट्रपति महोदय किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते वो विधेयक नहीं माना जाता, उसे बिल ही माना जाता है। और जैसे ही हस्ताक्षर कर देंगे वो बन जाएगा कानून। क्या बन जाता है? कानून। तो किसी भी बिल पर अंतिम हस्ताक्षर करना ये तो संसद से संबंधित मामला है, संसद भवन में आएगा, उस पर हस्ताक्षर करेंगे। तो जितना भी मामला संसद भवन से रिलेटेड होगा आप समझ लीजिएगा कि वो व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति है, और जितना भी मामला बाहर वाला होगा वो कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। समझ गए कि नहीं? से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी सांसद को शामिल करें, किसी मंत्री को अगर मंत्री का पद समाप्त करना है तो कौन सी शक्ति होगी? भाई मंत्री का काम संसद भवन में नहीं है। ठीक है, समझ गया। अब बताओ। चलिए बताइए, अगर किसी कोई नया मंत्रालय बनाना हो और उस नए मंत्रालय में किसी नए मंत्री की नियुक्ति करना है तो कौन सी शक्ति? क्योंकि नया मंत्री नियुक्त होगा तो कहीं बार काम करेगा ना। अगर किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाना है तो कार्यपालिका, क्योंकि वो काम कर रहा था तभी तो उसके पद से हटाएगा। और यहाँ जितना भी संसद भवन से रिलेटेड मामला होगा
संसद भवन से रिलेटेड, वो सारी की सारी शक्तियाँ कहलाती हैं व्यवस्थापिका संबंधी व्यवस्थापिका शक्ति। शक्ति। समझ गए होंगे ना, यस सर, और नोट भी कर लिए होंगे। यस सर। धीरज करें। अगली शक्ति देखते हैं, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति का मतलब पैसे से रिलेटेड। जैसे अगर वित्त आयोग की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति करेंगे, क्योंकि पैसा से रिलेटेड मामला है। कोई धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति मांगी जाती है। तो धन विधेयक पेश करने से पहले किसकी अनुमति ली जाती है? राष्ट्रपति। देखो पैसे से संबंधित मामला है। अगर देश में राष्ट्रीय आपात लगाना हो तो कौन लगाएगा? राष्ट्रीय तो मान लो लगाएंगे। वित्तीय आपात लगाना हो तो राष्ट्रपति लगाएंगे। मतलब पैसा से रिलेटेड जितना मामला होगा वो वित्तीय मामला होगा। जैसे वित्त आयोग की नियुक्ति करना हो, वित्त आयोग की नियुक्ति, फिलहाल ये नियुक्ति जो है वो अलग मामला है, लेकिन नियुक्ति करने के बाद 43% जो होता है वो वापस आता है। जैसे हर राज्य, सुनो ध्यान से, जितना राज्य टैक्स कलेक्शन करता है, पैसा कमाता है टैक्स के द्वारा, भाई राज्य टैक्स के द्वारा ही पैसा कमाएगा। तो जितना टैक्स कमाता है उसका 43%, 43% वो केंद्र सरकार के पास भेज देता है, बाकी अपने पास रख लेता है। तो ये रिलेटेड मामला किससे हुआ? भाई राष्ट्रपति से रिलेटेड मामला हुआ और पैसे से रिलेटेड मामला है। और दूसरा समझो, अगर वित्त विधेयक पेश करना है, वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है। अनुमति। वित्त विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। और मान लो आपको वित्तीय आपात लगाना है तो वित्तीय आपात कौन लगाएगा? राष्ट्रपति लगाता है सर। पैसे से संबंधित मामला है। और जैसे आर्टिकल 266 और 67 पढ़े होंगे आप लोग ना, बताओ 266 और 67 में क्या है? कुछ पता है? मैंने नहीं पढ़ा। 266 में संचित निधि और 267 में आकस्मिक निधि। अगर संचित निधि से पैसा निकालना है तब समझ लो नाक से चना चबाना होगा, बहुत ज्यादा प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर आकस्मिक निधि से पैसा निकालना है तो राष्ट्रपति महोदय एक बार सिग्नेचर करेंगे, पैसा कट 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 अपने आप बाहर आ जाएगा। तो अब बताओ, अगर आकस्मिक निधि से पैसा निकालना है तो ये राष्ट्रपति का ही काम है, आकस्मिक निधि। और एक ऐसा मामला हो जाएगा, ये वित्तीय मामला हो जाएगा, आकस्मिक निधि से पैसा निकालना। आर्टिकल 267 के तहत समझ गए ना। अगर वित्त विधेयक को पेश कराना है तो वित्त विधेयक वैसे कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। वित्त विधेयक वित्त मंत्री पेश करता है, लेकिन ये अधिकार राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वित्त मंत्री से कह करके वित्त विधेयक को पेश कराता है। पूर्व अनुमति से पेश करता है वित्त मंत्री। पूर्व अनुमति से तो बता ही दिया गया है। तो अगर वित्त विधेयक पेश करना है तो आप इसको याद रखेंगे कि वित्त मंत्री ही पेश करता है, लेकिन किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। राष्ट्रपति की अनुमति से। राष्ट्रपति कहता है कि हम बुढ़ा गए हैं, आप जाइए पढ़ दीजिएगा। बहुत पढ़ना रहता है ना, 2-4 घंटे तक लगभग चलता है, पूरा बताते इतना बांध के लेके आते हैं पूरा। समझ गए ना। तो वित्तीय का मतलब पैसे से रिलेटेड। अब आपको जहाँ पर भी पैसा दिख जाए समझ लीजिए वो वित्तीय शक्ति है। जैसे हाँ, जो पैसा 45% वापस आता है, वित्त आयोग की नियुक्ति की गई राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय शक्ति। वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पहले नहीं पेश किया जाता है। वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है और पहले कहाँ आता है? लोकसभा में। हमेशा पहले लोकसभा में आएगा फिर राज्यसभा में जाएगा। वित्तीय आपात आर्टिकल 360 के तहत अगर वित्तीय आपात लगाना है तो कौन लगाएगा? राष्ट्रपति लगाएगा। आकस्मिक निधि से पैसा निकालना हो आर्टिकल 267 के तहत, तो ये पैसा निकालने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन अगर आर्टिकल 266 के तहत संचित निधि से पैसा निकालना है तो संसद निकालती है पैसा। पूरा विधेयक पास होता है, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे तब जाके निकलेगा। आकस्मिक निधि वाला आप समझ गए होंगे। वित्त विधेयक
तो वित्त विधेयक को कौन पेश करता है? वित्त मंत्री पेश करता है, लेकिन किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। बस ऐसे सोचो, वित्त का मतलब पैसा, और पैसे से रिलेटेड जितना भी मामला है वो वित्त विधेयक मतलब वित्तीय शक्ति के अंतर्गत चला जाएगा। जहाँ पर कहीं किसी को नियुक्त करना है जो बाहर काम कर रहा है, कार्यपालिका वो कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अगर संसद भवन में ही कोई मामला होने वाला है तो व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति। अब इनकी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताइए कि राष्ट्रपति CAG की नियुक्ति करता है, ये उसकी कौन सी शक्ति है? कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। लेकिन ये क्वेश्चन इतना गहराई से कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो शब्द बना के पूछेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए तो हम बता रहे हैं ना, एकदम गहराई से घुस कर। नोट कीजिए कर लिए सर, सब लोग। ये सर राजनैतिक शक्ति, इंग्लिश में कहते हैं डिप्लोमेटिक पावर। अब राजनैतिक शक्ति क्या होता है समझिए। देखो, हमारा जिस भी देश के साथ चाहे अच्छा संबंध हो या ना हो, हर देश में हमारा एक एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है, राजदूत। कहीं पर भी, चाइना में चले जाइए, चाइना में, कनाडा में चले जाइए, कनाडा में, अमेरिका में चले जाइए, अमेरिका, पाकिस्तान, कहीं भी जाएंगे, हर देश में एक एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है। तो एम्बेसडर को नियुक्त करना, नहीं, ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर नहीं, राजदूत आप नहीं सुने? पुराने समय में राजा के दरबार में कुछ लोग रहते थे, दूत जो जाते थे दूसरे के यहाँ रहते थे, और वहाँ पर जो भी सूचना होती थी उसे भेजते थे कि नहीं, उन्हीं को राजदूत कहा जाता है, एम्बेसडर। क्या कहा जाता है? एम्बेसडर। अगर भारत से किसी भी राज्य में, मतलब किसी भी देश में किसी भी एम्बेसडर की नियुक्ति करना है तो इस नियुक्ति को करेंगे राष्ट्रपति महोदय। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अगर हम किसी के यहाँ नियुक्ति कर रहे हैं, वो भी तो हमारे यहाँ करेगा। यस सर। उसकी जब नियुक्ति होगी तो उसे भारत से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम आपके यहाँ अपना एक राजदूत नियुक्त करना चाहते हैं, बताइए करें? तो राष्ट्रपति कहेंगे हाँ कर दो। और अगर किसी को विदेश में नियुक्त करना है तब भी राष्ट्रपति करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम चाहे किसी भी देश में राजदूत की नियुक्ति करना, अगर किसी भी देश में राजदूत की नियुक्ति करना है तो ये राष्ट्रपति का काम है। लेकिन अगर किसी देश का राजदूत हमारे यहाँ नियुक्त होना चाहता है, किसी देश का राजदूत हमारे यहाँ नियुक्त होना चाहता है तो उसे भी नियुक्त कर देंगे राष्ट्रपति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। किसी देश के राजदूत को, किसी देश के राजदूत को भारत में अनुमति देना, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर हम किसी देश में राजदूत को नियुक्त करना चाहते हैं तब राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। अगर कोई हमारे यहाँ नियुक्त होना चाहता है तो भी राष्ट्रपति से अनुमति देंगे कि हाँ हमारे यहाँ तुम नियुक्त हो जाओ। समझ गए कि नहीं? तो देखो, राजदूत एक होता है, इसे कहते हैं एम्बेसडर। एम्बेसडर। अब राजदूत किसे कहते हैं? जो देश कभी किसी भी समय यूके के गुलाम नहीं हुए थे, उन देश के राजदूतों को राजदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हीं देश के राजदूत को राजदूत कहा जाता है। बाकी जो देश यूके के गुलाम थे उन्हें उच्चायुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्चायुक्त। जैसे हमारे देश से कोई नियुक्त होगा ना उसे उच्चायुक्त कहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग एक बार इंग्लैंड के गुलाम थे, तो इसलिए हमारे देश के राजदूत को राजदूत नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उच्चायुक्त कहा जाएगा। समझ गए कि नहीं? उच्चायुक्त। उच्चायुक्त कोई अलग नहीं, बस नाम बदला हुआ है। उच्चायुक्त हम उसे कहेंगे ऐसा राजदूत, मतलब ऐसा देश जो कभी यूके का गुलाम था, उस देश के राजदूत को हम
उच्चायुक्त कहते हैं। लेकिन जो कभी भी गुलाम नहीं रहा उसे हम राजदूत कहते हैं। समझ गया ना? जैसे अमेरिका भी गुलाम था, फ्रांस भी गुलाम था, इन देश के राजदूतों को भी उच्चायुक्त कहा जाता है। समझ गए कि नहीं? बाकी आप इसको जानते होंगे कि किसी देश के राजदूत को भारत में अनुमति देना राष्ट्रपति का काम होता है। तो ये हो गई इनकी डिप्लोमेटिक पावर, राजनैतिक शक्ति। तो 4 शक्ति आप समझ गए होंगे, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति, वित्तीय संबंधी शक्ति और राजनैतिक शक्ति। राजनैतिक का मतलब इंटरनेशनल मामलों से है, कहीं किसी देश में नियुक्त करना है किसी को, तो ये राजनैतिक। जैसे यूएनओ में कोई जाना चाहता है तो वो भी राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाएगा, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के अपने आप चले जाओ, ये भी राजनैतिक शक्ति के तहत आएगा। वित्तीय शक्ति, पैसे से रिलेटेड जितना मामला हुआ केंद्र सरकार में सब वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आएगा। व्यवस्थापिका मतलब संसद भवन में जितना भी काम किया जाएगा वो व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति, और जिनकी नियुक्ति की जाए बाहर काम करने के लिए कार्यपालिका संबंधी शक्ति। समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? अब पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट डे।